Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the last session of the French Revolution, and in this session we will see about the abolition of slavery in the colonies, the revolution and everyday life. After that we will see about the Declaration of the Rights and Man and Citizen. We will see the Napoleon Bonaparte, and in last we will see the legacy of the French Revolution. Dear students, firstly I want to start with slave trade in colonies. Dear students, as you know that the period from 1793 to 1794, that was referred to as the Reign of Terror, and Robespierre was the leader of that era. उस टाइम का जो लीडर था वो रॉबेस्पियर था, एंड ही वॉज आल्सो द लीडर ऑफ जैकोबिन. सो नो डाउट एट द टाइम जैकोबिन रिज्म वॉज इन फुल स्विंग, एंड एट द टाइम दे टुक a very important and revolutionary social reforms which was related to the abolition of slavery in the French colonies. प्यारे बच्चों, जैकोबिन रिज्म के समय जो शासन ने एक बड़े क्रांतिकारी सामाजिक सुधार को लागू किया वह था दास प्रथा का उन्मूलन. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गॉडलेब एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. कैरेबिया उपनिवेश में मार्टिनिक, गॉडलेब और सैन डोमिंगो ये 3 कैरेबिया उपनिवेश थे. यहाँ से तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी. बट द रेल्यूकेंस of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. अगर यूरोपियंस लोगों की इच्छा न हो कि वो अपरिचित और दूर देश में जाकर काम करें, तो इसका मतलब ये होता था कि वहाँ प्लांटेशन में, बागानों में लेबर्स की कमी हो जाना. सो दिस वाज मीट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक स्लेव ट्रेड को कंडक्ट किया जाता था जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता था. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. प्यारे बच्चों, ये जो स्लेव ट्रेड है वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, और फ्रांस के जो सौदागर थे, व्यापारी थे, ये बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ लेकर जाते थे, और वहाँ से जो लोकल चिफडम्स हुआ करते थे, स्थानीय सरदार, उन्हों से ये स्लेव खरीदते थे, दासों को वहाँ से खरीदते थे. ब्रांडेड एंड shackled and the slaves were packed tightly into ship for the 3 months long voyages across the Atlantic to the Caribbean. यहाँ दासों के शरीर पर निशान लगा दिया जाता था, दाग दिया जाता था, उन्हें हथकड़ियाँ पहना दी जाती थी, और हथकड़ियाँ बांधकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाज़ों में उनको ठूंस ठूंस कर भर दिया जाता था, और वहाँ बागान के मालिकों को, प्लांटेशन ऑनर्स को उन्हें बेच दिया जाता था. दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी, नील, ये सब जो जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी उसको पूरा कर पाते थे. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. ये सारे डिमांड्स को जब तक लेबर नहीं मिल जाता तब तक इस प्रकार के कोई भी काम को प्लांटेशन में कंडक्ट नहीं किया जा सकता था. तो ये प्लांटेशन के या चीनी, कॉफ़ी या नील, इन सब की जो डिमांड है वो स्लेव्स के दम पर ही किया जा सकता था, स्लेव लेबर के दम पर. अब इस स्लेव ट्रेड की वजह से जो बोर्दे और नांदे नाम के जो बंदरगाह थे, पोर्ट्स थे, ये सदैव फलते फूलते रहे, और काफ़ी ये इनकी आर्थिक समृद्धि की ओर ये बढ़ते चले गए थे. द पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्दे एंड नांतेस vowed their economic prosperity to the flourishing slave trade. The abolition of slavery in the colonies.
Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के आसपास में फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, उसकी निंदा की जाने लगी. फॉर दैट पर्पस द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. तो इस संबंध में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि एक लंबी बहस को शुरू करवाया और इस बहस में शामिल किया गया कि क्या व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं वो उपनिवेशों वाली जो प्रजा है उसके साथ साथ समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं किए जाएं. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ. वाई? बिकॉज दे फियर विद अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड. परंतु इन्होंने इस लॉ को पास नहीं किया, बस इन्होंने डिस्कशन किया, डिबेट करवाया, लेकिन लॉ को पास नहीं करवाया. क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनसे वो बिजनेसमैन नाराज हो जाएंगे whose income depend on that slave trade. And it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. प्यारे बच्चों, अंततः 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया. और पर यह कानून जो था एक छोटी सी अवधि के लिए था, मात्र 10 वर्षों के लिए, क्योंकि 10 वर्ष के बाद में नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा को शुरू कर दिया था. ठीक है. दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर्स. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. The plantation owner understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. लेकिन 10 साल के बाद जब नेपोलियन ने अपनी इस पुनः दास प्रथा को चालू करवा दिया तो बागान मालिकों को भी अपने आर्थिक हित साधने के लिए उन्होंने अफ्रीका के जो निग्रो लोग हैं उनको गुलाम बनाने की जो स्वतंत्रता उन्हें अब मिल चुकी थी. उन्हें अब लगने लगा था कि हमें इस फ्रीडम के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गेन कर ही लेना चाहिए. एंड द स्लेवरी वाज फाइनली एबलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से जो है स्लेव ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया 1848 में. बच्चों, इसको आपको नोट्स में पूरे इस कंटेंट को शामिल करना है और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको मदद करेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. दिस कंटेंट यू मे सी इन द 6th section of this chapter, the revolution and everyday life. Dear students, the year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. And after that, one important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789, that was related to the abolition of censorship. प्यारे बच्चों, जो सेंसरशिप की समाप्ति 1789 की गर्मियों में जो बास्टिल का विध्वंस किया गया था उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण कानून था जो अपने अस्तित्व में आया था. इन द ओल्ड रिज्म, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after had been approved by the censor of the king. प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत जितनी भी लिखित सामग्री होती थी या कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड या सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत जो किताबें, अखबार, नाटक जो कुछ भी होता था वो राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे उनके द्वारा पास किए जाने के बाद ही कोई मटेरियल पब्लिश हो सकता था, प्रकाशित हो सकता था, या नाटक को या स्किट को कोई हो प्ले कर सकता था या मंचित कर सकता था. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट. अब क्या हुआ कि अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नेचुरल राइट, एक नैसर्गिक अधिकार के तौर पर घोषित कर दिया.
Newspaper, pamphlet, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. अब यहाँ पर इतने सारे बुक्स, मैगजीन्स, पुस्तकें, इनकी बाढ़ सी आ गई और अब वो तेज़ी से गांव देहात तक भी जा पहुँची. They all described and discussed the events and changes taking place in France. और साथ ही साथ अब जो फ्रांस में जो भी घटनाएं घट रही थी, उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, उन पर अब डिस्कशन होने लगा. ठीक. फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मींट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड. अब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हो चुका था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे. वो कह सकते थे, जैसे कोई गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो उसके अगेंस्ट में भी वो बोल सकते थे, लेकिन इसके पहले डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के पहले इस स्वतंत्रताएं नहीं थी. ईच साइड शाउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. अब प्रिंट के माध्यम से लोग एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की भरपूर कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष को कह रहा है कि ये बात सही है. ये किस तरह से होता था? प्रिंट के माध्यम से. Plays, songs and festive procession attracted large number of people. अब जब ये सेंसर को एबोलिश कर दिया गया तो अब लोग जो नाटक, संगीत, जुलूसों में, उत्सव के जुलूसों में बहुत सारी संख्या में अब जाने लगे थे, क्योंकि ये लोग नाटक, संगीत या इन जुलूसों को देख कर के भी जो लिबर्टी है, जस्टिस है, उसको समझ सकते थे, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे. This was one way they could grasp and identify this with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about the length in text, which only a handful of educated people could read. जो कुछ लिखा जाता था मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो वो कुछ ही लोग पढ़ पाते थे. और इन नाटकों के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, प्रोसेशन के थ्रू बहुत सारे लोग इस लिबर्टी और जस्टिस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो उनको समझ में आने लगे थे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेपोलियन बोनापार्ट. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस. नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया. एंड ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली. यहाँ बच्चों उन्होंने अपने वहाँ के जो आसपास की जो कंट्री थी, यूरोपियन कंट्रीज़, उसमें जो पुराने जो ओल्ड डायनेस्टीज थी, डिस्पोजिंग डायनेस्टी, इनको हटाया. ठीक है, यहाँ की डायनेस्टी को इसने हटाया. एंड क्रिएटिंग किंगडम, और यहाँ पर अपने क्या किया? क्रिएटिंग किंगडम वेर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिलीज. और यहाँ नए साम्राज्य बनाया और उनकी बागडोर उसने अपने खानदान के लोग, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के हाथों में दे दी. नेपोलियन saw his रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. वो अपने आप को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत भी मानता था. नेपोलियन ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. प्यारे बच्चों, इसने नेपोलियन ने बहुत सारे कानून पास करवाए, जिसमें था एक निजी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कानून, दशमलव पद्धति पर आधारित जो नापतोल की एक समान प्रणाली चलाने का भी काम इसने शुरू करवाया. डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. शुरू में तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नेपोलियन जो है उनके लिए मुक्तिदाता के रूप में सामने आया है. ठीक है, और लोग भी, यानी जनता जो थी, उससे स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी करते थे. बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. लेकिन बहुत ही जल्द उसकी जो सेना है लोगों को अब हमलावर के तौर पर लगने लगी थी. एंड फाइनली ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. अंततः 1815 में 1815 में वाटरलू में इसकी हार हो जाती है. एंड मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. और यूरोप के जो बाकी हिस्से थे बेटा, बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले जो उसके क्रांतिकारी उपाय थे, उसका असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय के बाद आया.
अब इसमें देखते हैं कि हमने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लेगेसी को गेन किया वो क्या थी। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, ये जो स्वतंत्रता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए विरासत रही है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू हमने गेन की है। ओके, द आइडिया ऑफ लिबर्टी and the idea of democratic rights. This spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system were abolished. ये विचार जो था लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक राइट्स का, ये 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला और इसके कारण ही वहाँ अन्य जो देश थे वहाँ पर फेडरल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था का नाश हो जाता है। Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a surge in nation state. औपनिवेशिक समाजों ने वहाँ के जो संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्तां से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी थी कि किस तरह से एक कॉलोनियल्स में भी स्लेवरी जैसा सिस्टम को इस बेस पर हटाया जाए कि उसे एक सोर्ज इन नेशन या स्टेट के तौर पर क्रिएट किया जा सके। मतलब यह है कि हर प्रकार से दास्तां यानी स्लेव की समाप्ति और फ्रीडम को गेन करना, फ्रीडम लिबर्टी को गेन करना। अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे वो फ्रांस की जो क्रांतिकारी थे उनके विचारों से काफ़ी प्रेरणा लेने वाले थे और इसका असर हमारे भारतीय समाज पर भी देखने को मिला था। तो हमारे यहाँ से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण के तौर पर उभर करके सामने आते हैं। द टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। बच्चों, ये चैप्टर के आखिरी स्लाइड है ये। इसके बाद मैं आपको जो मैप वर्क है इस चैप्टर का वो आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि हमें हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये 4 प्लेसेस बोर्दे, नांते, पेरिस और मार्सले, इन सभी को लोकेट करना है। आप ये अगली स्लाइड में इनके जो प्लेसेस हैं जहाँ हमने इसको लोकेट किया उसको देखेंगे। पेरिस, अभी हमने देखा कि फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। और यहाँ हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या देख रहे थे कि 14 जुलाई 1789 में पेरिस में ही लोगों ने बास्टिल फोर्ट जो था उसके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिया था। हमने सुना था, देखा था, पढ़ा था कि किस तरह से राजा ने वहाँ पर अपने ट्रूप को मूव करने के लिए परमिशन दिया था। अभी हमने बोर्दे और नांते जो पोर्ट्स थे उसके बारे में देखा और मार्सले के बारे में आप सभी ने लास्ट सेशन में पढ़ाई है कि जो यहाँ पर जो मार्सले थे, मार्सलेस यहाँ के लोगों ने पेरिस की ओर कूच करते समय एक राष्ट्रगीत जो है उसको गाया था, राष्ट्रगान को गाया था। राष्ट्रगान को गाने की वजह से ये प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि यहाँ के लोगों ने इसको फॉर्म करने में मदद की थी। ये मार्सले, बोर्दे और नांते और पेरिस, ये चारों को आप अपने मैप वर्क में कंप्लीट करेंगे। बेटा मैप आपको अरेंज करना होगा और इसी तरह से इसको लोकेट करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।